नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ करंट अफेयर पढ़ रहे थे और करंट अफेयर में बात करें तो सबसे पहले आपको बिहार करंट बिल्कुल टॉपिक वाइज कराया गया है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग करंट अफेयर पढ़े हैं। अभी हम लोग जो है बिहार करंट देख रहे हैं थ्योरी के फॉर्मेट में। और फिर अगर आप लोग का रिस्पांस बहुत बेहतर रहा तो एक लेक्चर और लेके आएंगे जो एमसीक्यू का आपका लेक्चर होगा। तो बिहार करंट अफेयर देख रहे हैं हम लोग। और बिहार करंट अफेयर में यदि बात करें तो यहाँ पे जो है आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में आपका अगस्त जो है 2022 से लेके और आपका ये अगस्त जो है 2023 तक का करंट अफेयर हम लोग मंथ वाइज देख चुके हैं। और इसके लिए मैगजीन जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये आपका स्पीडी का मैगजीन है, बेहतरीन सा मैगजीन है। तो इसमें कुछ ऐसा आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सब टॉपिक किए हैं, लेकिन आज हम लोग थ्योरी के फॉर्मेट में देखेंगे। बिहार बजट देखेंगे, बिहार का आर्थिक सर्वे, बिहार का वन रिपोर्ट। ठीक है, ये वन रिपोर्ट जो है आपको ऑलरेडी हम कराए हुए हैं, इस मैगजीन के माध्यम से भी आपको यहाँ वन रिपोर्ट के हाईलाइट करेंगे हम। बिहार का योजना देखेंगे, बिहार का जनगणना। ये जो टॉपिक आप 4-5 टॉपिक देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा कंटेंट हम इसमें कवर करें, लेकिन ये टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। तो पहले बजट हम लोग देख लेते हैं 23-24, आर्थिक सर्वे, बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार का योजना और जनगणना। तो मैगजीन आप सभी को पता ही है। पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये सामान्य परिचय है। तो बिहार को मैप के माध्यम से मैं आपको बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, बिहार में प्रथम कौन है, कुछ स्टेटिक फैक्ट भी है यहाँ पे। बिहार में लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसका क्या स्थिति रहा था, तो ये सब जो है एक जो है पार्ट में कवर करेंगे। और अभी जो सबसे पहले हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ये आपका बिहार का बजट रहेगा। ठीक है, तो बिहार आर्थिक सर्वे। ठीक है, सबसे पहले बिहार आर्थिक सर्वे देख लेते हैं और इसके बाद जो है बजट देखेंगे। ठीक है, तो बिहार का आर्थिक सर्वे 22-23, इसका रिपोर्ट हम लोग को देखना है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बनाए जाने के बहुत ही चांसेज हैं अधिक, और प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। बिहार का आप कोई एग्जाम लिखें, चाहे देखिए स्टेट का कोई एग्जाम आप लिख रहे हैं, जैसे यूपी का एग्जाम लिख रहे हैं तो यूपी का बजट तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी जो है अगर भारत के बजट की बात करें तो करा दिया गया है आपको। चलिए, तो बिहार की आर्थिक स्थिति की बात करें तो वित्त मंत्री जो है यहाँ के विजय कुमार चौधरी, इनके द्वारा 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वे पेश किया गया। ठीक है, 27 फरवरी को। और इसमें जो है मस्ट इंपॉर्टेंट जो डाटा होगा यहाँ पे देखिए, तो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में माइनस यहाँ पे 3.2% था। ठीक है, तो 3.2% था। 2021-22 में 10.98 की वृद्धि हुई है। तो एक बार ध्यान देंगे, 20 से 21 में कितना था, 3.2 था, अब कितना हो गया, 9.38 की वृद्धि हुई है। ये सब डाटा हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर भी किए हुए हैं। ठीक है, वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर जो है 8.68। तो ओवरऑल यहाँ पे बात समझे कि राष्ट्रीय वृद्धि दर कितना रहा है 21-22 में। अब देखिए 22-23 का आर्थिक सर्वे है तो रिपोर्ट आपके पास कब का होगा, 21-22 का होगा। तो 21-22 में अगर भारत का देखेंगे तो ये कितना रहा है, 8.68, जबकि बिहार का कितना रहा है, 10.98। और ऐसे में देख रहे हैं बिहार जो है भारत से अगर यहाँ पे 2.30 जो है ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये वृद्धि में जो है भारत में राज्यों के मामले में देखेंगे तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए, तो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है अभी 10.98 है 21-22 में, पहली बात तो याद रखेंगे। ठीक है, ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पे कितना रहा था, 8.68। ठीक है, बिहार का कितना रहा, 10.98। 21-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की बात करें तो देखिए दो यहाँ पे आपको डाटा मिलेगा, एक वर्तमान मूल्य पे, एक स्थिर मूल्य पे। वर्तमान मूल्य पे डाटा कितना हो जाएगा आपका, 6,75,448 करोड़। ये वर्तमान मूल्य पे हो जाएगा 6,75,448 करोड़। जबकि स्थिर मूल्य पे डाटा कम हो जाएगा आपका, 4,28,000 आपको 65 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 21-22 में जो है बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें, एनएसडीपी की बात करें तो ये वर्तमान मूल्य पे 6,14,431, जबकि स्थिर मूल्य पे 3,82,274। अभी सब डायरेक्टली एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, डाटा को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ दिया जाए, बताइए बिहार का निवल राज्य जो घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना है, तो आप बताएंगे 6,14,431। आपसे पूछा जाए बताइए बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी स्थिर मूल्य पे कितना है, आप बताएंगे 3,82,274 करोड़ रुपए। ठीक है, तो जीएसडीपी अलग हो गया, एनएसडीपी अलग चीज हो गया। आगे देखें, बिहार का प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 21-22 में देखें, ये 11-12 का डाटा है आपका। देखिए 34,465 रुपये था। अभी 21-22 में क्या आपको ये रिपोर्ट आया है कि 54,383 रुपया है।
तो प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया, 54,383 रुपया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे डाटा को। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पटना है, ठीक है, 1,15,239 रुपया, जबकि सबसे कम वाला शिवहर है आपका 18,692 रुपया। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा पटना और सबसे कम आपका शिवहर। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले की बात करें तो पटना हो गया, यहाँ पे अभी 1,15,000 के करीब में हम लोग देखें। इसके बाद बेगूसराय और इसके बाद आपका मुंगेर। तो जो आपका हो गया पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ये तीनों डाटा याद रखेंगे। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर। पटना में देखेंगे तो 1,15,000, बेगूसराय में आपका जो है 0.45 लाख और मुंगेर में जो है यहाँ पे 43,000। ठीक है, दूसरी ओर 3 सबसे गरीब देखेंगे तो शिवहर हो गया, इसके बाद अररिया और सीतामढ़ी। ये डाटा ध्यान रखेंगे, टॉप 3 पटना, बेगूसराय, मुंगेर और शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। अगला आपको 21-22 में सकल जो है घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा की बात करेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में बिहार में देखें तो 21.2% हिस्सा है, द्वितीयक में 18.1 और तृतीयक में 60.7। तो 3 ही सेक्टर होता है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में जो है कितना है 21.2, सेकेंडरी में देखेंगे तो 18.1 और टर्शियरी में देखेंगे तो 60.7 है। ठीक, अब देखिए कंपेयर करेंगे तो पहले से जो है आपको वृद्धि हुई है किसमें, आपको तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, सारा में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि आपको तृतीयक में देखने को मिल रहा है, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में। ठीक है, तो ये थोड़ा शेयर परसेंटेज याद रखेंगे, सबसे ज्यादा शेयर किसका है, टर्शियरी का, फिर प्राइमरी का और सेकेंडरी का। प्राथमिक क्षेत्र में अगर देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि में योगदान करने में 2 सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जनरली जो आते हैं, जो नेचर से डायरेक्टली आपको मिलते हैं, जैसे पशुधन हो गया और मत्स्य खेत, इनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। पशुधन और मत्स्य, पशुधन में देखें तो 9.5% का योगदान रहा, जबकि मत्स्य खेत और जल कृषि का 6.4%। खनन और उत्खनन में देखेंगे तो 9% रहा है। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है, पशुधन का, कितना 9.5%। ठीक है, पशुधन का। मत्स्य खेत और जल कृषि का देखेंगे 6.7% रहा है। द्वितीय क्षेत्र में देखेंगे तो विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जन उपयोगी जन सेवा में 14.5% का वृद्धि रहा है द्वितीय क्षेत्र में। तो विद्युत हो गया, गैस हो गया, जल आपूर्ति हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रचुर योगदान देने वाले तृतीय क्षेत्र में बात करें तो वायु परिवहन रहा है। तो तृतीय में सबसे ज्यादा किसका योगदान रहा है, वायु परिवहन का। फिर आपका भंडारण, अच्छा इसमें देखे तो भंडारण है, वित्तीय सेवा है और लोक प्रशासन है। तो भंडारण में यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये डाटा एक नजर में इसको ध्यान रख सकते हैं। राज्य वित्त व्यवस्था की बात करें तो 21-22 में कुल प्राप्ति कितनी रही, तो ये आपको 1,99,270.15 करोड़। ये कुल, ये हम लोग जो किसका डाटा देख रहे हैं, आर्थिक सर्वे का। तो 22-23 का डाटा है, तो ये आपको डाटा कब का बताएगा, 21-22 का। तो 21-22 का प्राप्ति कितना रहा, 1,99,270.15 करोड़। इसमें राजस्व प्राप्ति कितना था, 1,58,797, जबकि पूंजीगत बच जाएगा 1,99,000 में से 1,98,000 आप माइनस करेंगे तो ये 40,472। तो 1,58,000 जो है आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1.58 लाख करोड़ आप याद रख सकते हैं, और इसको आप जो है 40,472 जो है करोड़ याद कर सकते हैं। 21-22 में कुल व्यय की बात करें तो देखिए 1,93,000 जो है 122.99 करोड़। प्राप्तियां कितनी हुई है, 1,99,270, जबकि खर्च कितना है तो 1,93,122 करोड़। राजस्व व्यय की बात करें तो 1,59,000 के करीब में है, और पूंजीगत व्यय आपको 33,000 के करीब में है। राजस्व घाटा की बात करेंगे तो जीएसडीपी का कितना रहा, 0.1%। याद रखेंगे, राजस्व घाटा आपसे पूछा जाए तो जीएसडीपी का कितना है, 0.1% है। जब आपसे पूछ दिया जाए राजकोषीय घाटा, तो डाटा हो जाएगा जीएसडीपी का 3.8%। जीएसडीपी का 3.8% आपका राजकोषीय घाटा। वहीं प्राथमिक घाटा अगर पूछा जाए तो ये जीएसडीपी का 1.7% हो जाएगा। राजकोषीय घाटा की बात की जाएगी, देखिए तो ये 20-21 का डाटा है। ठीक है, 20-21 का डाटा है 4.8। ठीक है, 21-22 में जो है राजकोषीय घाटा क्या बताई गई है, 3.8। अब देखिए आपको डाटा यहाँ पे बहुत सारा हो गया, आपको कंफ्यूजन बनेगा। आपको जो है क्या याद रखना है इसमें, आप याद रखेंगे जो है राजस्व घाटा कितना रहा है, तो ये याद रखेंगे 1। ठीक है, जीएसडीपी का 0.1 एक डाटा याद रखना है आपको। ठीक है, राजकोषीय घाटा आप याद रखेंगे ये 3.8 जीएसडीपी का। प्राथमिक घाटा आप याद रखेंगे 1.7। ठीक है, इतना डाटा बस याद रखेंगे, प्राथमिक 1.7, राजकोषीय 3.8 और राजस्व जो है जीएसडीपी का 0.1। कृषि और शहरी क्षेत्र की बात करें तो गत 5 वर्षों में कृषि और शहरी क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है,
और लगभग 5% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। 21-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा कितना था? 20% था। अब नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध बुआई क्षेत्र 20-21 में। देखिए तो ये 53.9 था। फसल की सघनता की बात करें तो 1.44 है फसल सघनता। सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ है? शिवहर में है, और सबसे कम आपका पूर्णिया में है। सर्वाधिक निबल बुआई वाला देखें तो भोजपुर हो गया, फिर बक्सर और सिवान। सर्वाधिक निबल बुआई वाला भोजपुर, बक्सर और सिवान। कुल खाद्यान्न उत्पादन, ये डाटा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो बिहार का 184.9 लाख टन रहा है। जबकि कुल अनाज उत्पादन का तो ये आपको 181 हो जाएगा। अब खाद्यान्न में सब चीज़ शामिल कर लिया जाएगा, तो अनाज उत्पादन 181 और खाद्यान्न जो है 184.9। दूध के उत्पादन की बात करेंगे तो 121.9 लाख टन रहा है। ठीक है, डाटा बहुत सारा रिपीट हो रहा होगा, मैक्सिमम डाटा रिपीट हो रहा होगा, क्वेश्चन के माध्यम से तो सारा डाटा आपको कवर किया गया था। अंडा उत्पादन देखेंगे तो 306.66 करोड़। ठीक है, तो अंडा उत्पादन रहा। तो देखिए दूध उत्पादन 121 लाख टन है, अनाज है 181, कुल है आपका 184। अंडा उत्पादन 306 हो गया। ईख का उत्पादन जो है 119.77 लाख टन हो गया। सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 37.22 लाख हेक्टेयर हो गया। सिंचाई विकास कुल व्यय अगर बात करें तो ये 2670.49 करोड़। सिंचाई विकास पे कुल व्यय कितना किया गया है? 2670.7949 करोड़। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020-25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन में जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, अब ये बात हो गई आपको एक डाटा कृषि और शहरी क्षेत्र में हम लोग देखें कि आखिर जो क्या प्रोग्रेस रहा है। अब नेक्स्ट है आपका उद्यमिता क्षेत्र में। तो बिहार में कारखानों की संख्या लगभग कितनी है? 0.3% बढ़ी है पहले से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डाटा नहीं है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी, जबकि 20-21 में ये कितना है? 370 था। देखिए 20-21 में 370 था, जो बढ़ के 470,000 पर लीटर हुआ इथेनॉल उत्पादन। चीनी उत्पादन की बात किया जाए तो 45.6 लाख क्विंटल जो है चीनी उत्पादन था। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। बिहार औद्योगिक जो है, ये हम लोग आर्थिक सर्वे देख रहे हैं। बिहार औद्योगिक नियोस प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को कुल 60.68 हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। ठीक है, तो ये औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत कितना का निवेश मिला है? 60.86 का। सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है, तो सबसे ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण में। राज्य के कुल निवेश का लगभग 41% इसी में है। दूसरा कौन सा सेक्टर है आपका? सीमेंट है, और तीसरा आपका इथेनॉल सेक्टर है। तो अगर राज्य में बात किया जाए सबसे ज्यादा निवेश कहाँ? तो खाद्य प्रसंस्करण में, फिर आपका सीमेंट में, और फिर आपका इथेनॉल में। अब आगे करते हैं श्रम नियोजन और प्रवास की बात करते हैं। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिकों की संख्या का अनुपात कितना है? 38.8% है, जबकि संपूर्ण भारत में देखेंगे तो 77.9 है। तो देखिए गांव में अगर श्रमिकों की संख्या पुरुष की बात करें तो कितना है? 68.8 है, जबकि अगर भारत में बात करेंगे तो ये कितना है? 77.9 है। संपूर्ण भारत स्तर पे देखिए 77.9 है। वहीं शहरी में देखेंगे तो बिहार जो है इस मामले में पुरुष के मामले में 75.6 है, जबकि ओवरऑल जो है 64.6 है ये। तो भारत जो है संपूर्ण भारत के 75.6 की तुलना में बिहार 64 है। तो देखिए यहाँ पे मेजरली जो है एक डाटा आपको ध्यान रखना है। इस श्रमिकों के मामले में गांव में देखें तो 68.8 है, और शहरों में देखें तो 64.6 है। ठीक है, चलिए तो इस डाटा को एक नज़र में ध्यान रख सकते हैं, पूछने के चांस बहुत ही कम है। आगे देखिए बिहार के पुरुष श्रमिकों की औसत दैनिक कमाई कितनी है? 338 रुपया है, जबकि महिला श्रमिकों को 244 रुपया है, जिससे दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है। जो संपूर्ण भारत में का अंतराल कितना है? 36% है। अब बिहार में कितना है? 28% अंतर है पुरुष और महिलाओं के श्रमिक आय में। ये जो है 338 रुपया और 244 रुपया। जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृति कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए नोडल अभिकरण है। कुल 2.5 लाख प्रशिक्षित युवा हैं, जिनमें 1.82 लाख नियोजित हो चुके हैं। अब बात करते हैं भौतिक अधिसंरचना की। 2021-22 में परिवहन और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक जो है 20.4% की वृद्धि देखी गई है। तो परिवहन और संचार में जो है बिहार में ग्रोथ देखने को मिला है 20.4 का। बिहार का कुल पथ घनत्व देखा जाए तो ये 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर है, ये सड़क घनत्व है। रोड घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। तो पहले स्थान पे कौन है? केरल, और दूसरे पे आपका पश्चिम बंगाल। 21-22 में वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे पे है। तो अगर वाहनों के मामले में देखेंगे, निबंधन के मामले में वाहनों के, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर बिहार। सड़कों के घनत्व के मामले में बात करेंगे तो बिहार तीसरा पे, पहले पे केरल, दूसरा पे पश्चिम बंगाल।
ठीक है, परिवहन में यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिला है। बात करें अगर ऊर्जा क्षेत्र, राज्य में ऊर्जा का प्रति व्यक्ति खपत जो है 2017-18 में देखे तो 280 था, 2021-22 में 329 यूनिट हो गया है। तो आप देखेंगे तो पिछले 4 साल में कितना बढ़ा है, लगभग 17.5% बढ़ा है। तो जो पहले ऊर्जा का खपत था 280 यूनिट, अब ये बढ़ के कितना हो गया है, प्रति व्यक्ति 329 यूनिट। राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता 2020-21 में कितना, 6422 मेगावाट था, अभी कितना हो गया ये 7785 मेगावाट। तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिला है 21.2%। तो बिजली अगर क्षमता उपलब्धता की बात करें तो बिजली उपलब्धता जो है 2020-21 में 6422 था, अभी जो है 21.2% की वृद्धि के साथ 7785 हो गया। तो इस डाटा को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिजली की बढ़ी मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार जो है 2024-25 में विभिन्न स्रोतों को चरणबद्ध तरह से 5841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना जो है बनाई है। अब बात करते हैं गांव के विकास की। तो बिहार जो है ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति के तहत सितंबर 2022 तक 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं। तो जीविका के बारे में आपको पता ही होगा। तो इसके अंतर्गत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बना है। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 में कितनी थी, 22.5 लाख थी। ये बढ़ के 21-22 में कितनी हो गई, 48 लाख हो गई है। तो मनरेगा के तहत भी देखा गया है कि पहले से ग्रोथ देखने को मिला है। रोजगार सृजन काफी बड़ा है, 817.2 लाख प्रति जो है व्यक्ति दिवस से लेके ये आपको 1811.8 लाख प्रति जो है व्यक्ति दिवस पहुंच गया है। तो ध्यान रखेंगे। तो रोजगार सृजन के मामले में भी पहले से ग्रोथ देखने को मिला है, 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से लेके अभी 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस हो गया है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए जो है 4290 पंचायतों को चुना गया है। कितने, 4000 जो है लगभग पंचायत को यहाँ पे चुना गया है। ये आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट है, इसमें सारा रिपोर्ट तो आपको देगा, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जन वितरण प्रणाली के तहत 2020-21 में कुल कितना, 5474.9 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन हुआ जन वितरण में, ठीक है, जिसमें आपको 2208.2 टन गेहूं और 3266 जो है टन चावल का वितरण किया गया। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 7 निश्चय 2 के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 7 निश्चय 2 में 10 सोलर लाइट जो है हर एक जो है वार्ड में लगाने की बात की गई है। इससे प्रतिवर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यह 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखें कि 10 सोलर लाइट आपको लगाया जाएगा। अब इससे जो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में कमी आएगा। नगर विकास की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी। 2022 में बिहार का अनुमानित कितना है, 2.02 करोड़ हो गया है। तो शहरी आबादी पहले कितना था बिहार में, 1 करोड़ के करीब में था, अभी बढ़ के कितना हो गया है, 2 करोड़, ठीक है। बिहार में शहरीकरण का दर 11.3 से बढ़ के 16.2% अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात थोड़ा सा याद रखेंगे, 11.3 से बढ़ के कितना हो जाएगा आपका, 16.2%, ठीक है। चलिए अगला आपको यहाँ पे है, बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से राजगीर, नवादा, गया और बोधगया को लाभ हुआ है। 2021-22 में 1326.8 किलोमीटर लंबी सड़कें और 1311.5 किलोमीटर लंबी नालियां बनी है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नज़र में ध्यान रखें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 21-22 के तहत कुल 4.12 लाख शौचालय बनाया गया है बने, जिसमें संख्या सितंबर 2022 में बढ़कर कितना हो गया, 4.14। बात करें मानव विकास की तो बिहार में 2005-6 से 2021-22 के तहत 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय कितना हो गया है, 11 गुना बढ़ा है। तो अगर कंपेयर करेंगे लगभग 15-16 वर्ष में, तो इस सामाजिक सेवा में 11 गुना व्यय बढ़ गया है, स्वास्थ्य पे लगभग 11 गुना और शिक्षा पे 8 गुना जो है व्यय बढ़ गया है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभवतः 2006 से 10 में कितना था, 65.8 था, जो बढ़ के 2016-20 में 69.5 हुआ है। इसका मतलब 3.7 वर्ष की वृद्धि हुई है। संपूर्ण जीवन में जन्मकालीन जीवन सभ्यता 70 वर्ष है। तो बिहार के में जीवन जो है संभवता जो है ये बढ़ी है, पहले कितना था 65.8, अब हो गया है 69.5। अगला आपको है राष्ट्रीय पारिवारिक जो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण। तो राष्ट्रीय पारिवारिक स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 2005-6 में कितना था, 22% था। 2019-21 में 76.2% हो गया है,
जो 54.2% इंक्रीज हुआ है। इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत इसको नहीं है। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 15-16 में 165 प्रति लाख जीवित प्रसव से 47 अंक घटकर ये आपको 118 लाख प्रति प्रसव अब रह गया है। मातृ मृत्यु दर की बात है, पहले प्रति लाख कितना था, 165 था, ठीक है, अब कितना हो गया, 118, तो ये भी कम हुआ है। वहीं संपूर्ण भारत में देखें तो 25 अंकों की कमी आई है। 2015-16 से 122 से 2018 में 97 हुआ है। दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 स्थानों पर चल रही है, जिसमें 700 से अधिक स्वयं सहायता समूह का रोजगार मिला है। बात करें बाल विकास का तो बिहार में 48% आबादी जो है 0 से 18 वर्ष की है। ये डाटा थोड़ा ध्यान रखेंगे, 0 से 18 वर्ष की आबादी कितना है बिहार में, 48% है। यानी बिहार कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा कितना है, 22.5% है। राज्य सरकार 13-14 में बाल बजट तैयार करना शुरू किया था। अभी राज्य में 38 जिलों में समेकित बाल विकास में 544 परियोजना कार्यालय के जरिए चल रहा है। 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए यहाँ पे चल रहा है अभी समेकित बाल विकास सेवा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बच्चों पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा कितना है, 2016-17 में 4% से ये बढ़ के 5.3% हो गया है। ठीक है, तो बच्चों पर जो सार्वजनिक व्यय का हिस्सा है वो भी पहले से बढ़ा है, 4 से 5.3 हो गया है। ये सब डाटा याद रखेंगे। अब देखिए बिहार बजट है, तभी आर्थिक सर्वे हम लोग देखें। अब जो है बिहार बजट थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग, इससे पहले हम लोग एक डाटा देख लेते हैं, और ये आपका जो होगा बिहार का जनगणना, ठीक है, फिर हम लोग बजट देखेंगे ताकि डाटा जो है उसमें एक साथ नहीं मिले। तभी हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार का जनगणना 2011, और ये डाटा तो आप लोग को मैक्सिमम पता ही होगा क्योंकि 2011 का जनगणना है। देखिए जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या कितना, ये 2021 10,40,99,452, ये 2011 ही है, ठीक है, 10,40,99,400, ये 2021 नहीं है, 2011 है, ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो 10,40,99,452 ये टोटल जनसंख्या है बिहार का, ठीक है, पहला बात याद होगा आप सभी को। पुरुष पुरुष इसमें जो है कितने हैं, तो 52% के करीब में है, महिला जो है 47% के करीब है। कुल जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो बिहार देश में तीसरे स्थान पे है, और जनसंख्या लगभग 8.6% है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में निवास करती है। अब देखिए मैप के माध्यम से भी बहुत आपको बिहार स्पेशल अच्छे तरीके से बताया गया। देखिए यहाँ पे जो है पटना जिला में सबसे ज़्यादा निवास, जबकि सबसे कम शेखपुरा में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पटना में निवास करती है। फिर आपको पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया, ये टॉप 5 हो गया, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है। टॉप 3 तो कम से कम ध्यान रखेंगे। इस सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। सबसे कम की बात करेंगे तो शेखपुरा, इसके बाद शिवहर और अरवल, पटनेर, लखीसराय और जहानाबाद। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, शेखपुरा में, उसके बाद शिवहर में, फिर अरवल में, लखीसराय और जहानाबाद। अब बात करते हैं अगला, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो गांव में लगभग 88%, ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा आपको 9,23,41,436, ठीक है, ये गांव में। अभी गांव में देखेंगे तो 88% जनसंख्या लगभग गांव में है। इसमें भी देखेंगे तो आपका 92 में जो है 48 लगभग पुरुष है और महिला लगभग 44 करोड़ है, ठीक है, तो इसको एक नज़र में ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, पूर्वी चंपारण है। गांव में रहने के मामले में नंबर 1 कौन है, पूर्वी चंपारण, जबकि सबसे न्यूनतम गांव में रहने वाला कौन है, शेखपुरा है। यहाँ पे डाटा आप देख सकते हैं, सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, फिर आपका मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और गया, ये सर्वाधिक जनसंख्या गांव में रहने वाले की है, ठीक है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। जबकि अगर न्यूनतम की बात करें तो शेखपुरा में सबसे कम लोग रहते हैं गांव में, उसके बाद शिवहर और अरवल, लखीसराय और मुंगेर। शहरों की बात करें तो 88% था, यहाँ पे 11% के करीब में है, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना है, जबकि सबसे कम कौन है, ये शिवहर है। तो सबसे कम जो है शिवहर में रहते हैं, डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद करें सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ। सर्वाधिक शहरी जिला का डाटा यहाँ पे दिया गया है आपको, पटना हो गया 1 नंबर पे, फिर आपका भागलपुर, फिर गया और बेगूसराय। सबसे ज्यादा पटना में शहर में लोग रहते हैं, फिर भागलपुर में, फिर आपको गया में। टॉप 3 ध्यान में रखेंगे, पटना, भागलपुर और गया। कम वाला की बात करें तो शिवहर, अरवल और कैमूर और खगड़िया हो गए। 10 की वृद्धि की बात करेंगे तो 2001 से 11 में बिहार का वृद्धि कितना रहा है, 25.42 रहा है, तो 25.42 वृद्धि रहा है, और ये राष्ट्रीय औसत से 17.7 से करीब 7.7 अधिक है। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पे कितना रहा है, 17.7,
ठीक है, जबकि बिहार का रहा 25, तो ये इंक्रीज ही होगा 7.7। बिहार की 10 की वृद्धि 1911 से 21 तक निगेटिव रही थी। तो एक ही बार ऐसा हुआ है जब निगेटिव रहा है, 1911 से 21 तक में। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? ये मधेपुरा है, 31.12। जबकि सबसे कम 10 की वृद्धि वाला है गोपालगंज, 19.02। अब देखिए यहाँ पे डाटा आपको दिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए मधेपुरा सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है 10 सालों में, फिर किशनगंज, फिर अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण। मधेपुरा देखिए 31% के करीब है, फिर किशनगंज और अररिया। सबसे कम की बात करेंगे तो आपका गोपालगंज हो जाएगा 19.02, फिर आपका अरवल, फिर दरभंगा, रोहतास और मुंगेर। तो सबसे अगर टॉप बॉटम 3 की बात करेंगे तो गोपालगंज, अरवल और दरभंगा, जबकि मधेपुरा, किशनगंज और अररिया हो गया। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 2011 में 1106 है बिहार का पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है जनघनत्व 382 से 724। अब पूरे भारत का देखेंगे तो 382 है, बिहार का कितना है? 1106 है, तो 724 अंक ज़्यादा है। यानी देश का सघन बसा हुआ राज्य है। यानी पूछा जाए भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 राज्य कौन है, तो बिहार ही है। और बिहार में भी देखेंगे तो शिवहर सबसे 1 नंबर पे है, 880 जो है पर वर्ग किलोमीटर लोग रखते हैं, जबकि कैमूर में सबसे कम है 488। ये डाटा आप देख सकते हैं। शिवहर सबसे ज़्यादा, इसके बाद पटना हो गया, फिर दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। शिवहर, पटना और दरभंगा ये जनसंख्या घनत्व वाला हो गया। न्यूनतम वाला बात करेंगे तो कैमूर हो गया आपका, जमुई और बांका, फिर पश्चिमी चंपारण, देन रोहतास। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा शिवहर, फिर पटना और फिर आपका दरभंगा। और बॉटम से देखेंगे तो सबसे कम वाला कैमूर हो गया, फिर जमुई और फिर आपका बांका। ठीक है, तो ये सब डाटा आजकल एग्जाम में टॉप 3 भी पूछा जा रहा है। ठीक, लिंगानुपात की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो बिहार का लिंगानुपात कितना? 918। राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो 943 है, तो बिहार कितना? 25 कम। बिहार 25 कम हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो गया, जबकि सबसे कम वाला मुंगेर हो गया आपका। ठीक है, गोपालगंज 1021 देख रहे हैं और मुंगेर आपका 876। ये देख सकते हैं टॉप 3, गोपालगंज, सिवान और सारण टॉप 3 में हो गया ये लिंगानुपात में। ये 2011 का सारा जो है आपका डाटा है। अब ये डाटा थोड़ा बदल गया है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। फिर इसके बाद देखिए मुंगेर है सबसे कम, फिर भागलपुर और फिर खगड़िया। तो सबसे कम जो है मुंगेर में, सबसे ज़्यादा गोपालगंज में। ध्यान रखेंगे। साक्षरता दर की बात करेंगे तो 2011 में अगर देखेंगे तो बिहार का साक्षरता दर कितना था? 61, पुरुषों का 71 और महिलाओं का 51। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला आपका रोहतास हो गया, सबसे कम जो है पूर्णिया का हो गया। ये तो ओवरऑल बात हुई। अगर पुरुषों की बात करेंगे तो रोहतास हो जाएगा, महिलाओं में भी रोहतास। लेकिन न्यूनतम पुरुष में बात करेंगे तो पूर्णिया ही आएगा, ओवरऑल आपका पूर्णिया ही है। लेकिन न्यूनतम महिलाओं में आपका सहरसा हो जाएगा। ये आपका डाटा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो महिलाओं में कौन हो जाएगा? सहरसा। राष्ट्रीय स्तर पे बिहार पुरुष और महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पैदान पे है। बिहार में महिला साक्षरता 2011 में कितना था? 33 था। तो ये 2011 में 33 था और अभी बढ़ के कितना हो गया आपका? 51 जो है आपका 08। तब 51.5 हो गया है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यहाँ पे लिस्ट है आपके सामने। रोहतास सबसे ज़्यादा, फिर पटना और फिर भोजपुर, फिर मुंगेर और औरंगाबाद हो गया। तो रोहतास सबसे ज़्यादा, फिर पटना और भोजपुर। सबसे कम की बात करेंगे तो पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार हो गया, फिर मधेपुरा और सहरसा। शिशु जनसंख्या की बात करेंगे 2011 में जो है आपको कुल शिशु जनसंख्या कितना था आपका? ये आपको लगभग जो 1,91,00,000 के करीब में था। ठीक है, इसमें बालक जो है ये दिया है, ये डाटा याद रखने की जरूरत है नहीं। तो शिशु जनसंख्या में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन है? पूर्वी चंपारण है। और सबसे कम वाला कौन है आपका? शेखपुरा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाला पूर्वी चंपारण शिशु जनसंख्या में, और सबसे कम आपका शेखपुरा हो गया। लिंगानुपात की बात करेंगे, शिशु लिंगानुपात तो 935 है बिहार का। वहीं पर राष्ट्रीय कितना है? 919 है, तो यानी ये ज्यादा है। कितना है? 16 ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशुनगंज हो गया और सबसे कम वाला आपका वैशाली हो गया। ठीक है, बात करें अनुसूचित जाति की, यानी बात करें एससी की, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 2011 का आंकड़ा ये बताता है कि राज्य में जो है कुल जनसंख्या में देखें 1 करोड़ लगभग 65 लाख के करीब में है कुल जनसंख्या, जिसमें लगभग मान के चले तो 86 लाख पुरुष हैं और महिलाएं लगभग 79 है। तो ये डाटा याद रखने की जरूरत है नहीं। सबसे ज्यादा एससी वाला जो है संख्या अगर बात करें तो गया में है। ठीक है, तो एससी में जो है शेड्यूल कास्ट में नंबर 1 कौन है? सबसे ज्यादा गया। और सबसे कम बात करेंगे तो शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या अगर प्रतिशत पूछा जाए तब भी गया ही आएगा।
लेकिन सब न्यूनतम जनसंख्या अगर प्रतिशत पूछा जाएगा तो यहाँ पे किशनगंज आ जाएगा। अब देखिए 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला एसी जनसंख्या वाला जिला कौन, तो आप बताएंगे गया। सबसे ज्यादा आपको एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला, तभी आप गया ही बताएंगे। आपसे पूछा जाए सबसे कम जो है एससी वाला जो है बताएं जिला, तो ये हो जाएगा सीवर। और सबसे कम प्रतिशत वाला पूछा जाए तो ये इसमें डाटा अलग हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। बात करें अगर एसटी के शेड्यूल ट्राइब के अनुसूचित जो है जनजाति की, तो 2011 में इनका बताया गया है यहाँ पे 1 करोड़ 33 लाख के करीब में है। 1 करोड़ नहीं है, 13 लाख के करीब में है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो 13 लाख में जो है 6 लाख के करीब पुरुष और महिलाएं लगभग भी उसी करीब में है। तो आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जाति यानी एसटी में सबसे ज्यादा एसटी की संख्या कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। और प्रतिशत में पूछा जाए तभी पश्चिमी चंपारण ही होगा। लेकिन जनसंख्या के मामले में एसटी सबसे कम कहाँ है, शिवहर में। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत देखे तो औरंगाबाद खगड़िया में है, मात्र 0.04%। धार्मिक जनगणना की बात करें तो बिहार में हिंदू धर्म के मानने वाले सबसे ज्यादा है, लगभग 82% है। तो ये डाटा आपके सामने रहा। ठीक है, हिंदू धर्म मानने वाले यहाँ पे लगभग 82% है, मुस्लिम वाले यहाँ पे 16.87 है। ये 2011 का रिपोर्ट है। ईसाई देखे तो 0.12, फिर बौद्ध है आपका 0.02, फिर सिख है इसमें, और फिर जैन हो गए और अन्य हो गए। और धर्म, कुछ लोग हैं जो धर्म का अपना उल्लेख ही नहीं किए हैं। बिहार में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881। भारत का भी यही डाटा है आपका। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितना है, 8.60। ये बिहार का निवास करती है। ठीक है, 2011 में ये 8.07 था, तो पहले से ग्रोथ हुआ है। बिहार में जीवन प्रत्याशा कितना है, 68 जो है 9 है। ठीक है, तो ये 10 की वृद्धि वाला डाटा दिया गया है, पूरा डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये जिला वाइज यहाँ पे डाटा दिया गया है। ठीक है, इतना डाटा आप याद करेंगे तो फिर एग्जाम में इसको लेकर पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, ये लिंगानुपात वाला है, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बिहार का जनगणना देख लिए। ठीक है, हम लोग आर्थिक सर्वे देख लिए। अब हम लोग एक और रिपोर्ट देखने जा रहे हैं, और ये आपका होगा बिहार का बजट। तो बिहार बजट हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि टॉप 5 टॉपिक यहाँ पे कवर करना है। तब हम लोग देखेंगे बिहार बजट 23-24। देखिए, तो 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, इनके द्वारा 2023-24 का बजट पेश किया गया। ठीक है, 23-24 का बजट का कुल आकार कितना था, 2,61,885.40 करोड़। तो बिहार का बजट का आकार कितना है, तो अगर इसको मोटा मोटा डाटा याद रखेंगे 2.61 लाख करोड़। ठीक है, 2,61,885.40 लाख करोड़। 22-23 में देखिए 2,37,000 था, तो उससे ही कुछ अधिक ही है। उससे देखिए कितना अधिक है, तो 24,194 इससे करोड़ पहले से अधिक है। बजट के आकार में पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है, कितना का, 10.18 का। तो पहले 2,37,000 था, अब कितना 2,61,000 के करीब में हो गया। अब देखिए वैश्विक अगर आर्थिक विकास दर का बात किया जाए तो ये 6.0 है 21-22 में, ये वैश्विक है। ठीक है, देश आर्थिक कितना है, तो 8.7 है। बिहार का कितना है, तो 10.98 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डाटा बताया गया है। वैश्विक कितना है आपको, पूरे वैश्विक तौर पे पूरा ग्लोबली बात किया जा रहा है 3 दशमलव। भारत का कितना विकास दर रहा है, तो 8.7 रहा है। बिहार का 10.8 रहा है। अब बिहार तीसरे नंबर पे रहा है, बिहार जो है तीसरे नंबर पे विकास दर के मामले में रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बिहार का विकास दर 21-22 का है 10.98। अब अगर बात करेंगे 22-23 की, तो ये 10.34 है। और 23-24 का क्या अनुमान लगाया गया है, तो ये 15.24। तो ये 15.24 अनुमान लगाया गया है 23-24 का। ठीक है, 21-22 का क्या है आपका 10.98 है, क्लियर है। तो 21-22 का आपका 10.98 है, ये बात याद रखेंगे। जैसे ही आपसे पूछा जाए 21-22 10.98 टिक करेंगे, 22-23 10.34, और 23-24 में 15.24, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरा स्थान पर है। पहला स्थान पे आंध्र प्रदेश है 11.4 के साथ, दूसरे पर राजस्थान है 11.04 के साथ। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 39.20% मिला है। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवा पे खर्च होता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है, सामाजिक सेवा पे। ये कितना है, लगभग 38% है। इसके बाद सामान्य सेवा पे है। वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा कितना बताया गया है, 81, जबकि 22-23 में ये 82.69 का अनुमान किया गया है। तो ये अनुमानित था 82.0, और अभी क्या लगाया गया है 81.01 का।
वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों को कर का हिस्सा जो है 71.79 रहने का अनुमान है। ये डाटा थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा 21-22 का कितना हो गया? 3.78। ठीक है, ये वास्तविक हो गया। अब 22-23 का क्या अनुमान लगाया गया आपको कि 3.47 रहेगा। ठीक है, 22-23 जैसे होगा तो ये 3.47 रहने का अनुमान है। 23-24 में देखेंगे तो और ही कम हो जाएगा। अब जितना राजकोषीय घाटा कम होगा उतना ही बेहतर है। राजस्व बचत की बात किया जाए तो ये अनुमान लगाया गया है कितना? 23-24 में 0.52। ठीक है, सरप्लस में रहने का यहाँ पे बात बताया गया। तो याद रखेंगे राजकोषीय घाटा जो है 21-22 के अकॉर्डिंग जो है वास्तविक कितना है? तो 3.78 है। ये एक जो है आपको रियल है। अनुमान 22-23 में क्या लगाया गया है? 3.47 का। और इसके बाद 23-24 में जाएंगे तो और कम 2.98 का। 2023-24 में बजट का 8 जो है सूत्र प्राथमिकता रखी गई है। और इसमें क्या है? युवा और रोजगार है, अनवरत महिला को सशक्त करना है, अल्पसंख्यकों का कल्याण करना है, पुलिस बल को जो है मजबूत करना है, आधुनिकीकरण करना है, कृषि और गांव का विकास करना है, हरित विकास भी करना है, आधारभूत संरचना और औद्योगिक का विकास करना है और शहरों का विकास करना है। ये 8 प्राथमिकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब वित्तीय वर्ष 23-24 का ये डाटा है। तो कुल प्राप्तियां की बात करें तो ये आपका 2,62,085 बताया गया। राजस्व प्राप्ति इसमें 2,12,000 है और राज्य का अपना कर इसमें देखिए ये प्राप्तियां हो गया तो कुल बताया 2,62,085। ठीक है, इसमें राजस्व 2,12,000 है, मैक्सिमम राजस्व ही होता है। अब इसमें राज्यों का अपना राजस्व कितना होगा? तो लगभग 49,000। गैर राजस्व कितना है? 6500 है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, देख सकते हैं तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा सबसे ज्यादा है इसमें। यानी कहाँ से आएगा? केंद्रीय कर से सबसे ज्यादा आएगा। केंद्र सरकार का सहायता देखिए तो इसमें देखेंगे तो टॉप 1 में कौन हो गया? केंद्र करों में राज्यों का हिस्सा। इसके बाद 2 पे कौन आ गया? केंद्रीय सहायता राशि आ गया। ये आप बस नंबरिंग याद रखेंगे, डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 पे आपका हो गया राज्य का अपना राजस्व 3 पे। ठीक है, पूंजीगत लगभग 49,000 ही हो जाएगा। ठीक है, उधारी जो है ये 47,451 करोड़ बताया जा रहा है। ऋण की वसूली 431 है। कुल व्यय जो है 261 बताया गया है, 2,61,885। इसमें राजस्व पे किया जाएगा 2,00,000 लगभग 7,000 के समथिंग और पूंजीगत में 54,037 के। इसको एक नज़र में ध्यान रखेंगे। बचत का बात बताया गया 4,478 और राजकोषीय घाटा बताया गया 25,567 करोड़। अब देखिए यही मैं बात कर रहा था कि रुपया जो है कहाँ से आएगा? टॉप 5 तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी ऊपर वाला भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना है? 39% है। ठीक है, तो टॉप में 1 में आ जाएगा। अब केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता जो अनुदान है ये टॉप 2 पे है। यानी बिहार का अगर दोनों मिला देंगे तो लगभग 60% जो आएगा केंद्र से ही आ रहा है। ठीक है, तो 60% पैसा कहाँ से आ रहा है? केंद्र से आ रहा है। बाकी 40% आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 39% के करीब है, जबकि केंद्र सरकार से सहायता कितना है? 20.37% है। क्लियर होगा? राज्य सरकार में कर राजस्व कितना है? ये 18.96 है। तो ये तीसरे नंबर पे हो गया। फिर लोक ऋण हो गया आपका चौथे पे। इसके बाद राज्य का कर भिन्न राजस्व 2 और फिर ऋणों का वसूली हो गई। रुपया आखिर सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होगा? तो बिहार में सामाजिक सेवा पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा। फिर सामान्य सेवा पे होगा देखिए 28% के करीब। आर्थिक पे जो होगा 24। लोक ऋण पे इतना। ऋण और पेंशन यो पे आपका 0.47 और सहायता अनुदान पे 0.01। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो है रुपया खर्च कहाँ पे होगा? तो सामाजिक सेवा में, याद रखेंगे इसको। फिर सामान्य सेवा में, फिर आर्थिक सेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 अभी चल रहा है आपको 23-24 में। तो 23-24 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 के लिए कितने पैसे का आवंटन किया गया है? देखिए 20-25 के अंतर्गत कुल जो है 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो 7 निश्चय 2 में कितना खर्च किया जाएगा? 5,000 करोड़ रुपया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसमें भी 7 निश्चय 2 में आपको पता है युवा शक्ति है बिहार की प्रगति। तो बिहार में जो है पॉलिटेक्निक स्थान में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए काम की जा रही है। इसके लिए 23-24 में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत देखेंगे तो आपका मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, इसमें जो है 550 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो 5,000 करोड़ में यहाँ पे आपको लगभग जो है 700 करोड़ का यहाँ पे हिसाब दिख रहा है आपको। ठीक है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति पे जो है आप देखेंगे तो पॉलिटेक्निक कॉलेज को बेहतर करने के लिए 90 करोड़ रुपया, जबकि युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है 550 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। बात करें सशक्त महिला सक्षम महिला की
राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 250 करोड़ रुपया जो है उच्चतर शिक्षा के लिए। और 2023-24 में देखेंगे तो ये 600 करोड़ का प्रावधान है। ये 23-24 में जो है आपको महिला उद्यमी के लिए 23-24 में 250 करोड़ एवं उच्चतर शिक्षा के लिए कितना 600। तो 600 उच्चतर शिक्षा के लिए और ऐसे उद्यमी के लिए 250 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा। इसको भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए यहाँ पे 23-24 में कितना 200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। बाकी जो कृषि विभाग के द्वारा हो गया नलकूप योजना, टैचिंग योजना, शुष्क बगानी, इस सब के लिए 30 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए यहाँ पे 200 करोड़। ठीक है, जल संसाधन विभाग के द्वारा। इसके अलावा जो कुछ स्पेशल इसमें है जैसे बागवानी वगैरह है उसके लिए 30 करोड़ रुपया। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत देखेंगे तो 23-24 में 300 आपको 92 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 23-24 में बात करेंगे अगर पशुपालन, मछली पालन, इन सब में देखेंगे उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन, इनको बढ़ावा देने के लिए कितना खर्च किया जाएगा 100 करोड़। ये 100 करोड़ यानी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत जो है ओवरऑल देखेंगे तो प्रत्येक वार्ड में सोलर स्टेट के लिए कितना, सोलर स्टेट के लिए डायरेक्टली पूछा जाए तो 392 करोड़ खर्च किया जाएगा, जबकि मछली पालन वगैरह के लिए यहाँ पे 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। स्वच्छ शहर विकसित शहर की बात किया जाए तो 23-24 में सिटी जो है सैनिटेशन एक्शन प्लान के अंतर्गत 124 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे ध्यान देंगे तो जल निकासी के लिए जो है यहाँ पे 927 करोड़ का, 957 करोड़ का, इसको ध्यान रखेंगे एक नज़र में। 23-24 में 216 करोड़ का प्रावधान है। सुलभ संपर्कता अगर सड़क वगैरह की बात करेंगे तो कुल जो है 16 से 23 पथ प्रस्तावित है। 16 से 23 पाथ बनाया जाएगा जिनकी लंबाई लगभग यहाँ पे 12,250 किलोमीटर होगी। डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, एक नज़र में बस इसको ध्यान रखेंगे। 2023-24 में इसके लिए 185 करोड़ का प्रावधान है। तो सुलभ संपर्कता में सड़क बनाने के लिए 185 करोड़, सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का खर्च का बात किया गया। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा में देखेंगे तो यहाँ पे सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना 407 करोड़ रुपए खर्च करने के थे। 5,000 करोड़ का एक आपका मोटा मोटा यहाँ पे हिसाब था। ठीक है, आगे देखें बजट से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य है। जैसे 23-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनेगी। कितना 33,000 किलोमीटर, तो याद रखेंगे 33,000 किलोमीटर जो है ग्रामीण सड़क बनाई जाएगी। ठीक है, ग्रामीण और मुख्य पथ का निर्माण यहाँ पे 12,371 करोड़ रुपया खर्च होगा गाँव में। ठीक है, कितना खर्च होगा 12,371 करोड़। लखीसराय का कजरा और भागलपुर का पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो है संचय करने के लिए होल्डिंग टैक्स 5% की छूट मिलेगी। पशुधन मछली पालन के लिए यहाँ पे 525 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे कि पशुधन और मछली पालन के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो 525 करोड़। तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 2500 रुपये जो है दिया जाएगा। ये 25,000 रुपया है, 25,000 रुपये दिया जाएगा। जीविका के अंतर्गत जो है अब तक 10.45 लाख समूह का गठन हुआ है, जिसमें 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। पुलिस विभाग में देखें तो 75,500 जो 43 पदों की मंजूरी मिली है, तो 75,000 पद जो है पुलिस विभाग में भरा जाएगा। स्कूलों में देखें तो यहाँ पे 40,500 प्रधान शिक्षक बहाल होंगे, प्रधान शिक्षक भी 40,000 यहाँ पे बहाल होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में देखेंगे तो 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 6 जो है रोपवे बनाए जाएंगे। और गया में देखें तो प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत और जहानाबाद में वणाकर पर्वत, कैमूर में मंडेश्वरी पर्वत और रोहतासगढ़ रोपवे परियोजना का काम जो है पूरा हो चुका है। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा, तो 21 को क्या बनाया जाएगा मॉडल अस्पताल। स्वास्थ्य के लिए देखें तो यहाँ पे कितना 16,966.40 करोड़ का प्रावधान है। सिंपल से पूछे स्वास्थ्य के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो 16,000 लगभग मान के चले 17,000 के समथिंग है ये, तो 17,000 के प्रक से 16,966 करोड़। 15वें वित्त आयोग का अनुशंसा के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% की सीमा में रखने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा बजट को पहले से बढ़ाया गया है और इसमें देखें तो आपको 40,450 करोड़ रुपए इसमें दिया जाएगा, 40,450 करोड़, जबकि स्वास्थ्य में कितना था आपका 16,966 था।
वहीं पे बात करें तो राज्य में 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई भी शुरू की जाएगी। साइकिल योजना में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गया में जो है डुंगेश्वरी पर्वत पे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधे का पौधारोपण भी किया जाएगा। और राज्य में 17 एथेनॉल इकाई का भी निर्माण जो है किया जाएगा। ये मोटा मोटा यहाँ पे डाटा देखे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे देखिए शिक्षा विभाग के लिए लगभग 22% शिक्षा विभाग पे खर्च किया जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे 22,200 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा शिक्षा पे। गांव में देखेंगे तो आपका 15,100 जो है 93 करोड़, लगभग 15% है। और ये 22% ही है, ठीक है। तो 22 है तो लगभग 22,000 के समथिंग होगा, 15 है तो लगभग 15,000 के समथिंग जो है गाँव विकास पे खर्च किया जाएगा। गांव कार्य विभाग पे देखें तो 7,95, समाज कल्याण पे 8,19। वहीं पथ निर्माण पे देखें तो यहाँ पे आपका 4,42 और स्वास्थ्य विभाग पे 7,1 जो है 2। जल संसाधन विभाग की बात करेंगे तो 3,23, ठीक है। इसके बाद लोक स्वास्थ्य में 1,95, कृषि पे 2,78। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखेंगे। कृषि वाला 2,781 करोड़, ठीक है। इसके बाद जो है पथ निर्माण ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आप, 4,420 करोड़। इसके बाद शिक्षा वाला जो है 22,200 करोड़, सबसे ज़्यादा शिक्षा पे। फिर गांव में जो है गांव विकास पे 15,000 के करोड़ के समथिंग में। ये पूरा जो है लगभग 100 का हिसाब है। तो इस तरह से आपका बजट था, ठीक है। बजट हम लोग देख लिए, आर्थिक सर्वे देख लिए, और नेक्स्ट हम लोग बिहार का जनगणना देख लिए। अब हम लोग जो है बिहार का योजना परियोजना, ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनाया जाता है तो उस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। और वन स्थिति रिपोर्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए वन स्थिति रिपोर्ट को सबसे पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट देखिए। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कुल जनसंख्या 104.10 मिलियन। शहरी जनसंख्या इसमें 11.6 है, जबकि गांव की जनसंख्या इसमें 92 के करीब में है। जनजातियों की संख्या 1.34 के करीब है, और औसत जनसंख्या घनत्व 11 से 6 है। चलिए, तो इतना डाटा तो आप सभी को पता ही होगा कि 94,163 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल है। वन रिपोर्ट की बात करेंगे तो बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है आपका। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 7.84 है, ठीक है। तो वन आवरण कितना है 7,380, ये वनों का है, ठीक है। ये वन आवरण का डाटा है, ध्यान रखेंगे कितना 7.84, और डाटा में देखेंगे तो 7,380। अगर वृक्ष आवरण की बात किया जाए तो ये 2,341 है। अब प्रतिशत पे देखेंगे तो 2.48 हो जाएगा। तो एक वन आवरण का डाटा बताया हम 7,380.79, और एक वृक्ष आवरण का। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लगभग जो है डाटा कितना आ जाएगा आपका 10.32 के करीब में आ जाएगा, 9,722 वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा। 2009 की तुलना में देखेंगे तो 75 वर्ग किलोमीटर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, यानी प्रतिशत में 1.03। वृक्षावरण में देखें तो 368 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखने को आपको मिली है। वनावरण में लगभग 1.03, ठीक है। और वर्ग किलोमीटर बात करेंगे 75। अब ये देखें वनावरण वृक्षारोपण का डाटा दिया गया, वनावरण वृक्षा और एक कुल योग है। तभी हम लोग देखें 7,381, 7.84 है, 75 वृद्धि हुई है। ये 2,300 आपको 41 है, 2.48 है। और प्रतिशत वृद्धि में यहाँ पे वृद्धि की बात करें तो 338 वर्ग किलोमीटर है। ओवरऑल देखें तो कितना है 9,722 करोड़ है। तो ये डाटा हम बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट जा रहे हैं। हम आपको मैप के माध्यम से जो है वन डाटा सारा कुछ बता चुके हैं, बाकी ये रिवीजन करा रहे हैं, तो इसलिए जो है इस सब डाटा को एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। देखिए बिहार में जो अति सघन वन है ये मात्र 333 है, ठीक है। जबकि मध्यम 3,286 है, और खुले वन जो है कितना है 3,762 है। अब देखिए अति सघन का यहाँ पर डाटा दिया है मात्र 0.35 है, जबकि देखेंगे तो मध्यम 3.49 है, और खुला जो है 4% के करीब में है। बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो वन आवरण वाला जिला का बात किया जाए तो कैमूर में सबसे ज्यादा है, फिर पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम बात करेंगे तो शेखपुरा है, फिर अरवल और जहानाबाद है, ठीक है। इसके बाद प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो कैमूर भी सबसे ज्यादा है, फिर जमुई और नवादा। देखिए क्षेत्रफल में देखे थे तो कैमूर ही था, और उसके बाद पश्चिमी चंपारण था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया जमुई हो गया। प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो शेखपुरा ही सबसे कम है, नॉर्मल में शेखपुरा ही सबसे कम है। लेकिन इसके बाद बक्सर और सिवान हो जाएगा, फिर आपका गोपालगंज हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 21 और 19 की तुलना करें तो वृद्धि या कमी को देखने को मिली है। देखे तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन है, बांका। तो बांका सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है, जबकि सबसे कम वृद्धि कैमूर का रहा है।
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे 7096.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व का आपका लगभग जो है 85% है। बिहार में पशुधन की संख्या कितनी है, तो ये 32 मिलियन के करीब है। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक देखेंगे तो ये 56.88 मिलियन टन है। ठीक है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति है लैंटाना कैमारा। अति आग्र पर्वन वन जो है ये 24 के करीब में है वर्ग किलोमीटर। बिहार में कम आग्र पर्वन, ये सब जो है डाटा याद रखने की जरूरत है, पूछा नहीं जाएगा आपसे। बिहार के एक राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे तो 12 वन जीव अभयारण्य है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.44। ये आपको पता ही होगा। देखिए बिहार अगर भीमबाद वन जीव अभयारण्य मुंगेर में है, 1976 में स्थापित हुआ है। देखिए तो बिहार में अभी हम बात किए कितना है, 12 वन जीव अभयारण्य, ये उसका लिस्ट है। ठीक है। भीम बांध कहाँ पे आपका, मुंगेर में है। गौतम बुद्ध कहाँ पे आपको, गया में है। ठीक है। 1976 में ही अभी बना है। कांवर झील बेगूसराय में है, ये 1989 में बना है। कैमूर कैमूर में ही हो जाएगा 1989 में। ये 1989 है, 1979 है। ठीक है। तो कांवर वाला 1989 में बना है। नागिन जो है डैम की बात करें तो जमुई में है, और नकटी भी है जमुई में ही है, दोनों 1987 में ही बना है। पंत राजगीर वन जीव अभयारण्य का है, नालंदा में 1978 में बना है। उदयपुर वन जीव अभयारण्य आपका पश्चिमी चंपारण में 1978 में बना है। वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में ही है, और ये 1978 में ही बना है। तो उदयपुर हो गया, वाल्मीकि ये पश्चिमी चंपारण में हो गया। ठीक है। विक्रमशिला ये भागलपुर में हो जाएगा 1991 में। बरेला झील सलीम अली ये वैशाली में, और कुशेश्वर स्थान ये दरभंगा में हो गया, और गोगा बिल जो है ये कटिहार में हो गया। ठीक है। तो ये लेटेस्ट हो गया इसमें। बाकी जो है डाटा हम आपको डिस्कस ही कर दिए हैं, ये डाटा आप सबके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बिहार के हम लोग देख लेते हैं प्रमुख योजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बिहार का अभी तक इस हम लोग लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिए, बिहार का आर्थिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार का वन रिपोर्ट, और बिहार का जनगणना। टॉप 4 टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। ये भी एक टॉप टॉपिक में ही टॉपिक नंबर F5 आता है। तो देखिए बिहार में देखते हैं कौन कौन आपका योजना स्कीम आया हुआ है। तो सबसे पहले है मिशन परिवर्तन, ये 4 मई 2023 को आया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए लाया गया। ठीक है। तो मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, अस्पतालों को मरीज जो है फ्रेंडली बनाना। ठीक है। तो पहला हो गया मिशन परिवर्तन स्वास्थ्य विभाग का। इसके बाद हर घर गंगा जल योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना, ये 27 नवंबर 2022 का है, नालंदा जिले के जो है नालंदा जिले के राजगीर से। अब इसका उद्देश्य क्या था गंगा जल योजना का, तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर में, गया में, बोध गया में, नवादा में उपलब्ध कराना। पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, 151 किलोमीटर। बजट इसमें कितना, तो 4475 करोड़। प्रतिदिन जो है 135 लीटर शुद्ध जल का लक्ष्य रखा गया। बोध गया में इसकी शुरुआत 28 नवंबर 2022 को। अब यहाँ से प्रश्न आपको बनाया जाएगा कि बताइए गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत कितना किलोमीटर का पाइपलाइन, तो 151 का। कितना खर्च होगा, तो 4475 करोड़। ठीक है। और इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, तो राजगीर को, गया को, बोध गया, नवादा। ठीक है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना है, ये 2022 का स्कीम है आपका, 21 अक्टूबर 2022 का। इस योजना के तहत अब डिजिटली हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं है जान सकेंगे हम लोग। तो डिजिटल हेल्थ योजना में हम लोग ऑनलाइन ही जान सकते हैं डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए। इस योजना में अगले 5 वर्ष में 2022 से 23, 2026-27 चरण में चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाएगा। ये आपको ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, ये 2022 का ही था, 15 सितंबर, और इसमें प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाने की बात की गई। मुख्यमंत्री जो है शुष्क बागवानी योजना, ये अगस्त 2022 का है। इसमें बिहार सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देने की बात की गई थी। रोपण सामग्री की कीमत के अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और लागत का 50% सब्सिडी देने की बात की गई थी। तो शुष्क योजना कब आया, 2022 का ही है। और इसमें जो है रोपण सामग्री के मद में 30,000 रुपये तक दिया जाएगा प्रति हेक्टेयर, और लागत का लगभग 50% यहाँ पे देने की बात की गई है। फिश ऑन व्हील्स योजना, ये जून 2022 का है। ये बिहार पशुपालन मत्स्य विभाग के द्वारा फिश ऑन व्हील्स योजना है। राज्य के सभी टीबी मरीज की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने के लिए, उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए है। इसके महत्व से मरीज के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। ठीक है। तो मछली चावल खिलाया जाएगा, फिश ऑन व्हील्स योजना है। इसके बाद निपुण बिहार योजना है 2022 का, अप्रैल 2022 का, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा। इस योजना में प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक विद्यार्थियों को आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान में सुधार के लिए लाया गया है। ठीक है। तो इसे प्रथम से 5वीं तक बढ़ा दिया गया है। तो ये हो गया आपका निपुण बिहार योजना
गंगा जल उदय योजना, ये गंगा जल उदय योजना बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना कार्य मार्च 2022 से पूरा हो जाएगा, जून 2022 से आरंभ करने के लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, ये अक्टूबर 2021 का है। 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह 8 लाख रुपए तक अनुदान देगी। तो जो 10 लाख रुपए कृषि यंत्र स्थापित करेगा उसे लगभग 8 लाख तक का योगदान मिलेगा मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत। 25 और 45 लाख का कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार 40% तक अनुदान देगी। तो 25 से 40 लाख तक यदि आप स्थापित करना चाहते हैं तो आपको जो है 40% का योगदान मिलेगा। 10 लाख का चाहते हैं तो आपको 8 लाख का योगदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, ये 2021 का स्कीम है आपका। तो ये युवा उद्यमी भी है और महिला उद्यमी भी है। तो 2021 में आया आपका स्कीम स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए तक लोन 50% अनुदान पे दिया जाएगा। तो 50% इसमें अनुदान होगा, यानी 10 लाख लोन मिलेगा, 5 लाख आपको जो है इसमें फ्री रहेगा। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए चुकाना होगा और इसमें भी आपको 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में आपको जमा करना है। योजना के लिए पात्र 18 से 50 वर्ष के बीच सभी लोग हैं। बाल हृदय योजना है, 2021 का है ये भी। सीएम नीतीश कुमार द्वारा आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुरू किया गया था। हृदय में जिसको छेद है, जन्मे बच्चे में निःशुल्क उपचार किया जाएगा बाल हृदय योजना का। अगला है आपको गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण की बात करें 2021 का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के खगड़िया जिले में तिलहर गांव से इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? कोविड-19 के प्रकोप से गांव में लौटने वाले जो प्रवासी कामगार हैं, इनको जो है रोजगार और आजीविका का अवसर दिया जाए। बिहार के 32 जिलों में ये लागू है गरीब कल्याण योजना। घर तक फाइबर योजना, ये भी 2021 का ही है आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के जो है, बिहार से है, इसको शुरू किया गया घर तक फाइबर। 45,945 गांव को इंटरनेट का सुविधा से जोड़ने का टारगेट। इसमें 14,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। विभाग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा। तो घर तक फाइबर योजना 2021 का है। बाल सहायता योजना 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो चुकी थी, 18 वर्ष तक होने तक 1500 प्रति माह आर्थिक सहायता दिया जाएगा बाल सहायता योजना के तहत। हर घर नल जल का योजना, ये 2020 का है आपका। गांव में कनेक्शन देने के मामले में 19 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर शहरों में 15 जिलों ने 100% यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। गांव में नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पे बिहार में कौन हो गया? आपका बांका। शहरों में जो है आपका जहानाबाद हो गया। बिहार में स्वामित्व योजना, ये 2020 का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे और मैपिंग, प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिससे जमीन संबंधित जानकारी रहेगी। बिहार एससी और एसटी उद्यमी योजना, ये 2018 का है और इसमें भी आपको 10 लाख रुपया राशि दिया जाएगा। 5 लाख का अनुदान होगा, 5 लाख को ब्याज आपको 84 किस्तों में जमा करना होगा। ये ब्याज मुक्त ऋण है आपका, इसमें ब्याज आपको नहीं लिया जाएगा। छात्र क्रेडिट योजना, ये 2016 का है। उद्देश्य क्या है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर 12वीं पास विद्यार्थी हैं, उस शिक्षा के लिए, तकनीकी पढ़ाई के लिए उनको 4 लाख रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2019 का है ये। इसके अंतर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु के लोगों को हर एक महीने 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक को 500 रुपये इसमें देने की बात की गई है। तो ये मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है 2018 का आपका। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने के लिए 10,000 रुपया, स्नातक के लिए 25,000 रुपया दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने के लिए 54,100 रुपया दिए जाएंगे। ये कन्या उत्थान योजना हो गया 2018 का। पत्रकार सम्मान पेंशन योजना 2019 में है आपको। 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। 60 साल और उससे ऊपर पत्रकारों के लाभ जो है दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान, ये 2020 का है, पटना में पर्यावरण वन विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ाना। अगला 2019 का एक और है आपका जल जीवन हरियाली मिशन। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पे 26 अक्टूबर को लाया गया। किसानों को सरकार जो है 75,500 रुपये की सब्सिडी से मदद इसमें करेगी। ग्राम उजाला योजना है 2021 का, आर केंद्रीय मंत्री आर के सिंह के द्वारा। इस योजना में कार्यशील पुरान ताप दीप्त बल्बों को बदल के और 10 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब
ठीक है। तो 10 बल्ब दिया जाएगा, 7 वाट और 12 वाट का 3 गारंटी योजना में वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 2016 का है ये। इस योजना का उद्देश्य था 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवा को जो है रोजगार सहायता के लिए 1,000 रुपया प्रति माह देना। तो 1,000 रुपया 2016 से चल रहा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। कुशल युवा कार्यक्रम ये 2016 का है, और इसमें जो है मूल निवासी जो 15 से 25 वर्ष के हैं, 10वीं और 12वीं बेरोजगार हुए हैं, भाषा और संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए प्रतिबद्ध करना था। तो ये आपका योजना स्कीम है। और इसमें नहीं देखेंगे तो विधवा पेंशन योजना है, और इसके अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ठीक है। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, तो ये विधवा पेंशन योजना हो गया। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना ये जुलाई 2008 का है, और इसमें गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले हैं, जन्म लेने वाली जो कन्या है, उसको 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश करने की बात की गई थी। कन्या विवाह योजना है, और इसमें 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की बात की गई है। ये आपको जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं कक्षा की जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये देने की बात की गई है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना ये यूपीएससी के प्राइमरी लेवल पे परीक्षा में आपको 1,00,000 रुपया, और बीपीएससी में प्राइमरी लेवल पे आपको 50,000 रुपये देने की बात की गई। मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, इसमें जो वास्तविक उपज दर का 20% तक कमी आने पे 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, और 20% से ज़्यादा पे 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देने की बात की गई है। ये सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पे दिया जाएगा। ई समर्थ योजना सभी विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार करके उसे कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। दिव्यांग विकलांगता को पेंशन योजना है ये। वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। तो ये है, आपको इसमें 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में निःशुल्क बस और ट्रेन की लाभ भी इसमें इनको प्राप्त होगा। इसके बाद परिवार लाभ योजना है, आपको बीपीएल के लिए है ये। इसमें 18 से 60 वर्ष के आयु के लोग, ठीक है, आयु वर्ग के जो कमायु सदस्य है, आकस्मिक मृत्यु पर उनके आश्रितों को एक मुश्त यहाँ पे आपको 20,000 रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत। मध्याह्न भोजन योजना है, वर्ग 1 से 8 तक के लिए है ये। मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका की बात किया जाए तो 2015-16 में बिहार के रूपांतरित विकास परियोजना के तहत जीविका 2 इसको कहा जा रहा है अभी। ममता योजना ये नवजात बच्ची और उनकी माता के लिए स्वस्थ उपलब्ध कराने के लिए है, और इसमें देखें तो दवाई और जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए 75 रुपया प्रदान जो है किया जाता है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, ये बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, इसके अंतर्गत देखेंगे तो 1,500 रुपये प्रति माह। मिशन इंद्रधनुष ये 2015 का है, और इसमें सर्वप्रथम राज्य में 20 सबसे पिछड़े जिलों की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए बच्चों को 7 बीमारियों से बचाएगा टीका जो है लगाया इसमें जाता है। परवरिश योजना 2014 का है, बिहार सरकार का। मुख्य उद्देश्य था वंचित और अनाथ बच्चों का पालन पोषण के लिए उनको समुदाय को स्तर पर सुनिश्चित करना। पोशाक योजना ये 2009-10 का, और इसमें देखेंगे तो राजकीय या राजकीय सहायता प्रदान जो भी प्रारंभिक विद्यालय है उसमें 3 से 5 तक नामांकित प्रत्येक छात्र छात्रा को 500 रुपये जो है नगद प्रदान करने की बात की गई है। तो ये बिहार सरकार की योजना स्कीम हो गया। तो इस तरह से हम लोग 5 टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख लिए। इसमें हम लोग देखें बिहार का बजट, बिहार का जो है हम लोग आर्थिक सर्वे यहाँ पे देखें। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखें जनगणना 2011, बिहार का वन रिपोर्ट हम लोग देखें जो है आपका 2021, और नेक्स्ट जो लास्ट अभी हम लोग देख रहे थे बिहार का योजना। तो ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इस टॉपिक को यहाँ से आप देख लें, और एक बार जाके आप प्लेलिस्ट में जैसे बिहार बीपीएससी 69 में जाएंगे या बिहार स्पेशल में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आपको एमसीक्यू आपको बना के दिया गया है, और इसका आप बजट का जैसे हो गया आर्थिक सर्वे, जनगणना हो गया, वन स्थिति रिपोर्ट, योजना हो गया, इस सब का एमसीक्यू आप वहाँ से जाके लगा सकते हैं। काफ़ी डिटेल में वहाँ पे एमसीक्यू बताया गया है। ठीक है। तो ये एक आप सभी के लिए एक मेरा एक छोटा सा प्रयास था जो आपके एग्जाम में जो है हेल्प करे। चलिए, तो बाकी देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट होता है तो आपको करा देंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।